बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम खुरैतुल एयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा था और आज हम डिटेल में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ बातों को रिव्यू कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स ऐसा सब्सटेंस है दैट अलाउज करंट टू पास थ्रू इट। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बेसिकली दो फॉर्म्स में ले सकते हैं, मोल्टन फॉर्म यानी जो लिक्विड स्टेट होगी, या फिर उसका एक्वा सॉल्यूशन भी लिया जा सकता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेटअप दोबारा से रिवाइज करें तो हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइट को एक बीकर में लेते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम क्या डिप किए हैं, इलेक्ट्रोड्स डिप किए हैं जो कि फर्दर बैटरी के साथ अटैच हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम बैटरी ऑन करते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस मौजूद हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट हो रहे हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आयंस जो हैं इलेक्ट्रोड्स पे जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं। पॉजिटिव आयंस जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिव आयंस जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है और इस तरह से करंट जो है सर्किट में फ्लो कर रहा होता है। ये तो बात होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं जब हम फ्यूज्ड सॉल्ट्स लेते हैं। फ्यूज्ड सॉल्ट्स लेने का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन स्टेट को कंसीडर करेंगे, लिक्विड स्टेट, ठीक है, वो लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होगा, मोल्टन स्टेट में, पिघला हुआ, और इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर हम कौन से इस्तेमाल करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट ना लें, वो कौन से होते हैं, हम प्लैटिनम यूज करते हैं और कार्बन कैथोड यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोड हम यूज कर सकते हैं, दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोलाइट हमने लेड क्लोराइड लिया है, ठीक है, और हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, आइए देखते हैं। ये आपके सामने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट आपने मोल्टन स्टेट में लेड क्लोराइड लिया हुआ है, तो आप फ्री आयंस देख सकते हैं लेड के, और यहाँ पर क्लोराइड आयंस नेगेटिव, Cl नेगेटिव हैं। अब स्टूडेंट्स, क्या होगा कि इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर इनर्ट हैं, दैट इज प्लैटिनम या फिर ग्रेफाइट के हमने यूज किए हैं, बैटरी के साथ अटैच हैं। जब हमने बैटरी ऑन की तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा और बैटरी को सप्लाई करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे कि जब एनोड पे नेगेटिव जो आयंस हैं, जो कि क्लोराइड आयंस है, वो आकर डिस्चार्ज होंगे, ठीक है। क्लोराइड जो है एनोड पे आकर डिस्चार्ज होगा और Cl एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन एटम में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बैटरी में से गुजरते हुए कैथोड के जरिए से हमारे सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं, और क्योंकि कैथोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इसकी तरफ कौन से आयंस अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव आयंस यानी लेड आयंस अट्रैक्ट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यानी लेड आयंस की रिडक्शन होगी और वो एज लेड सॉलिड मेटल जो है कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सर्किट चल रहा है कि विद इन द इलेक्ट्रोलाइट जो है कंडक्शन कैसे हो रही है, आयंस के जरिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मूवमेंट की वजह से, और सर्किट में किस तरह से इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रही है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ। स्टूडेंट्स, अब लेड क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी तो इलेक्ट्रोलाइट में लेड आयंस और क्लोराइड आयंस मौजूद थे। इसी तरह से
तो स्टूडेंट्स एनोड पे क्या होगा, मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिकी सा सेंटेंस बताया था याद रखने के लिए कि एन ऑक्स, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। इट्स मीन कि यहाँ पर क्लोराइड आइंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे और इस तरह से क्लोराइड आइंस की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से कैथोड के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, दैट इज रेड कैट। ठीक है, रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है, अब रिडक्शन कैसे होगी कि लेड आइंस 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे और लेड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेड की क्या हुई है, यहाँ पर रिडक्शन हुई है। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फाइनल क्या प्रोडक्ट्स आएंगे कि अगर ये 2 क्लोराइड्स होंगे, क्लोराइड आइन 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे और यहाँ पर Cl2 एज गैस हमारे पास प्रोडक्ट आएगी। तो जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट जो है मोल्टन स्टेट में लेंगे तो हमारे लिए प्रोडक्ट्स जो होते हैं बड़े ही प्रिडिक्टेबल होते हैं कि जो भी आप सॉल्ट लेंगे कि वो फर्दर अपने एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है। यानी लेड क्लोराइड लिया तो लेड सॉलिड और क्लोरीन गैस हमारे पास आ गई है एज अ प्रोडक्ट। अगर हम इनकी प्रोडक्ट्स लिखना चाहें, हमारे पास लेड सॉलिड एंड क्लोरीन गैस, ये प्रोडक्ट आ गई है जब हमने लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस की। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि हम NaCl मोल्टन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें तो प्रोडक्ट्स क्या आएंगी, वेरी प्रिडिक्टेबल, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बन जाएंगी। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सोडियम एज सॉलिड मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे और क्लोरीन जो है गैस की फॉर्म में एनोड पे रिलीज हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं आपसे लेड ब्रोमाइड की बात करूं, वो भी मोल्टन फॉर्म में है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि लेड सॉलिड एट कैथोड डिपॉजिट होगा और एनोड पे ब्रोमीन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो प्रोडक्ट्स जो है होती हैं वो प्रिडिक्टेबल होती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फर्दर अपने एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट को जब हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है। स्टूडेंट्स, एक्वस सॉल्यूशन की जब या आप कह लें कि इलेक्ट्रोलाइट का जब एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लेक्स होती, इतनी सिंपल नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि स्टूडेंट्स, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से पॉजिटिव आयंस एक से ज़्यादा मौजूद होते हैं। किस तरह से कि अगर मैं कहूँ कि मैंने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो इलेक्ट्रोलाइट तो आयोनाइज होगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, लेकिन इसके साथ ही साथ वाटर भी डिसोसिएट होगा। ठीक है, वाटर की सेल्फ डिसोसिएशन की वजह से हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद होंगे। यानी मोर देन वन आप कह लें कैटाइंस एंड एनाइंस मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा कैटाइन और कौन सा एनाइन जो है वो डिस्चार्ज होगा। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें देखना होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक चार्ट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक कैटाइन जितना स्टेबल होगा वो उतना ही कम डिस्चार्ज हो सकेगा। ठीक है, सोडियम जो है दैट इज अ स्टेबल कैटाइन, तो ये इतना जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। अब आप देखें इस लिस्ट में हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या है, लेस स्टेबल आयन है और इसका मतलब है कि वो डिस्चार्ज भी ज्यादा होगा। तो सिंपल स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि जो कैटाइन जितना स्टेबल होगा वो उतना ही कम डिस्चार्ज होगा और जो कैटाइन जितना लेस स्टेबल होगा वो इतना ही जल्दी डिस्चार्ज हो सकेगा। और एनाइंस का भी यही हिसाब है स्टूडेंट्स कि एनाइंस जितने स्टेबल होंगे उतने वो लेस डिस्चार्ज होंगे और जितने कम स्टेबल होंगे उतने वो ज्यादा डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, एनाइंस के केस में देखें जो क्लोराइड है वो ज्यादा स्टेबल है तो वो कम डिस्चार्ज होगा और हाइड्रोक्सिल आयन उससे काफी नीचे है
इट्स मीन कि हाइड्रोक्सिल आयन जो है लेस स्टेबल है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझने के बाद स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि एक एक्वस सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैसे होगा। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम नाइट्रेट का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाना चाह रहे हैं। तो हम क्या जानना चाहते हैं कि एट एनोड क्या रिएक्शन होगा और एट कैथोड हम देखना चाहते हैं कि कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन होंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम ये आपके सामने इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, अब हमने वो एक्वस सॉल्यूशन लिया है, किसका, सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिया है। इलेक्ट्रोड्स इसमें डिप हैं, जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर हमने यूज किए दैट आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, इलेक्ट्रोड्स फर्दर बैटरी के साथ अटैच हैं। स्टूडेंट्स अब आप इलेक्ट्रोलाइट में ऑब्जर्व करें कि कौन से आयंस मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि सॉल्यूशन सोडियम नाइट्रेट का है तो सोडियम आयंस और नाइट्रेट आयंस तो मौजूद ही हैं, साथ ही वाटर की सेल्फ डिसोसिएशन की वजह से हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस भी मौजूद हैं। स्टूडेंट्स अब जब हमने बैटरी ऑन की तो हमने देखा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन से आयंस मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस मूव कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन और सोडियम आयंस दोनों मूव किए हैं। और इसी तरह से बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन से आयंस मूव करेंगे, एनायंस मूव किए हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयंस और नाइट्रेट आयंस जो हैं वो मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स दोनों कैटायंस या दोनों एनायंस में कौन सा ऐसा आयन है जो यहाँ पर डिस्चार्ज होगा। उसके लिए स्टूडेंट्स अभी हमने टेबल देखा था जिसमें आप ये दोबारा देख सकते हैं कि जो सोडियम आयन है वो ज्यादा स्टेबल आयन है और वो कम डिस्चार्ज होगा, जबकि हाइड्रोजन आयन जो है H पॉजिटिव आयन वो क्या है, लेस स्टेबल है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि कैथोड पे हाइड्रोजन आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा एज कंपैरिजन टू सोडियम आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस आप देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह से एक हाइड्रोजन एटम दूसरे और हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो रहा है। और स्टूडेंट्स अब आप एनोड पे देखें कि एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आयंस मौजूद हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस एंड नाइट्रेट आयंस। अब स्टूडेंट्स आप दोबारा से टेबल ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन दैट इज लेस स्टेबल आयन देन नाइट्रेट आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं वो जल्दी डिस्चार्ज होंगे या पहले डिस्चार्ज होंगे। तो अब आप अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोबारा देखें कि एनोड पे नाइट्रेट की बजाय हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स के आयंस की स्टेबिलिटी की वजह से उनकी जो डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है। जितने आयंस स्टेबल होंगे उतना ही वो कम डिस्चार्ज होंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस जो थे वो लेस स्टेबल थे, वो पहले डिस्चार्ज हो गए, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आई है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट में आप देखें कि सोडियम आयंस और जो नाइट्रेट आयंस हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर या आप कह लें कि सॉल्यूशन के अंदर ही मौजूद हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर ही मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अब हम इस रिएक्शन का या इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का कैसे एनोड और कैथोड के रिएक्शन लिखेंगे। एनोड पे हमने कहा कि ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी, इट्स मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोक्सिल आयन क्योंकि लेस स्टेबल आयन था ये ऑक्सीडाइज होगा, 4 हाइड्रोक्सिल आयंस ऑक्सीडाइज होंगे, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब स्टूडेंट्स कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। जी, रिडक्शन में हमने कहा था कि H पॉजिटिव आयंस या फिर आप हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं। H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा
और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं? जब हमने NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया तो हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मोल्स बनेंगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स की हमारे पास रेशो आती है। स्टूडेंट्स, अब फर्दर एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने की कि डिस्चार्ज होने की, या आप कह लें कि कौन से आयन जो है पहले डिस्चार्ज होंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और एनायन जितनी इम्पॉर्टेंट है उसके साथ साथ एक और फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज आयंस मे डिपेंड्स ऑन देयर कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज कर दी जाए तो आयंस का डिस्चार्ज होना इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी कितनी है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनका आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है। उसको, इस चीज़ को फर्दर समझने के लिए स्टूडेंट्स हम 2 कंडीशंस लेते हैं कि हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है उसकी, डाइल्यूट है, और एक तरफ NaCl का सॉल्यूशन दिया है जो कि कंसंट्रेटेड है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। और अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स चेंज होती हैं कंसंट्रेशन चेंज होने से। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन NaCl का यूज़ करते हुए जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगे। आपके सामने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट जो है NaCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है। स्टूडेंट्स, अगर आप आयंस को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव और जो क्लोराइड आयंस है उनकी तादाद क्या है, कम है। ठीक है, एज कंपैरिजन टू हाइड्रोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। जब स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में हम बैटरी ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ नेगेटिव आयंस मूव करेंगे, क्लोराइड आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस। अब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो लेस स्टेबल आयन होने की वजह से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी यहाँ पर। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखें कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन से आयंस माइग्रेट करेंगे, पॉजिटिव आयंस। यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन जो हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। अब H पॉजिटिव लेस स्टेबल होने की वजह से जल्दी डिस्चार्ज होगा। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया है। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हमने लिया तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में प्रोडक्ट्स आई हैं हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने अब हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ब्राइन सॉल्यूशन कंसिडर किया है। इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप आयंस ऑब्जर्व करें तो देखेंगे सोडियम पॉजिटिव और जो क्लोराइड नेगेटिव आयंस हैं उनकी तादाद ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयंस। तो जब हम बैटरी ऑन करेंगे तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो रहा है कि नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट करें क्लोराइड आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल आयंस चाहे लेस स्टेबल आयन है लेकिन क्लोराइड आयंस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं वो डिस्चार्ज नहीं हो रहे बल्कि क्लोराइड आयंस डिस्चार्ज होंगे और यहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी ऑक्सीजन की बजाय। ठीक है, और आप नेगेटिव टर्मिनल की तरफ देखें, रिडक्शन का प्रोसेस उसी तरह से होगा कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यानी आपने देखा कि जब हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया तो आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट्स भी चेंज हो गई हैं। हमारे पास क्या बना था, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस एज प्रोडक्ट्स आई हैं। ठीक है, फर्दर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक टेबल की मदद से हम फर्दर इसको कंक्लूड करते हैं कि हमने डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में आयंस देखे थे कि Na पॉजिटिव जो थे उनकी कंसंट्रेशन लो थी और इसी तरह से क्लोराइड आयंस उनकी भी कंसंट्रेशन लो थी। ब्राइन सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव आयंस इनकी कंसंट्रेशन हाई थी और क्लोराइड आयंस इनकी भी कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है,
रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन जो है उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगी, और ब्राइन सोल्यूशन में भी सेम रिएक्शन हुआ और इस तरह से हाइड्रोजन बन गई। ठीक है, अगर हम 2 H पॉजिटिव लें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और H2 गैस जो है ये रिलीज होगी। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इस तरह से बन गई। अब रिएक्शन एट एनोड, यहाँ पर डिफरेंस आया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो किस में कन्वर्ट हुए, ऑक्सीजन में, वाटर मॉलिक्यूल्स में, और इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए। लेकिन जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, यहाँ पर सिचुएशन चेंज होगी कि क्लोराइड आयंस कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, ये यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे और ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होंगे और ये हमारे पास रिएक्शन आ गया था। स्टूडेंट्स, अब फर्दर क्या प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी, यहाँ पर डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स थी हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस 2:1, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आई। जबकि ब्राइन सॉल्यूशन में क्या हुआ कि हमारे पास हमने देखा कि Cl2 एज गैस रिलीज हुई, प्रोडक्ट्स आएंगी हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये थर्ड प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किस तरह से बना स्टूडेंट्स, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयंस डिस्चार्ज नहीं हुए, उसकी जगह क्लोराइड आयंस डिस्चार्ज हो गए थे, तो ये सॉल्यूशन में मौजूद थे। सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस मिलकर इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, और हमारे पास 1:1:2 जो है प्रोडक्ट्स की आ गई, क्लोरीन गैस 1 मोल, हाइड्रोजन 1 and 2 ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जब कंसंट्रेशन चेंज होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।